हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लेसन 6 महाजनपद की ओर। आप जानते हैं कि आपका जनपद यानी जिला कई तहसीलों से मिलकर बना है। कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है। इसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। जन से जनपद। वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पाँव रखता है अथवा बस जाता है। महाजनपद। वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया। जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 राजतंत्र तथा 2 में गणतंत्र था। राजतंत्र। इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। महाजनपद और उनकी वर्तमान में स्थिति। अंग, मुंगेर एवं भागलपुर जिला। मगध, पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग। काशी, वाराणसी, कोसल, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, वत्स, प्रयागराज, मिर्जापुर, चेदी, आधुनिक बुंदेलखंड, कुरु, आधुनिक हरियाणा एवं दिल्ली का भाग। पांचाल, उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र। सूरसेन, ब्रजमंडल, मथुरा। मत्स्य, अलवर, भरतपुर, जयपुर। अवंती, आधुनिक मालवा। असमक, नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग। गंगाधर, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। कम्बोज, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला। ये 14 महाजनपद और उनकी वर्तमान में स्थिति है। गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्यों का विवरण निम्नलिखित है। महाजनपद। बज्जी, बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग। मल्ल, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र। गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद बज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। यह संपूर्ण बज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और
अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। अब इस मैप में देखते हैं महाजनपद से साम्राज्य तक 16 महाजनपद दिए गए हैं और इनमें से 4 प्रमुख महाजनपद हैं कौशल, अवंती, वत्स, मगध और एक साम्राज्य जो कि मगध साम्राज्य है। अब देखते हैं इन प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बदलाव। महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था और वह समाज का रक्षक था। उसका मुख्य कर्तव्य दुश्मनों से प्रजा की रक्षा व राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना था। शासन के कार्य में मदद हेतु अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए गए। राजाओं की प्रवृत्ति अपने राज्य को बढ़ाने में थी, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं भी रखनी पड़ती थी। राजा सेना का प्रमुख होता था तथा वही युद्ध में सेना का संचालन करता था। राज्य की आय के लिए प्रजा से कर वसूला जाता था। व्यापार के द्वारा भी आय प्राप्त होती थी। इस समय वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री रुपए पैसे द्वारा होने लगी थी। बड़ी बड़ी सड़कों से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। ईरान, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे। शिल्पकार और व्यापारियों ने व्यापार के विकास के लिए समूह और संगठन भी बनाए। फिर बने शहर। इस युग में पहले की अपेक्षा एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, वह था शहरों का विकास। इन शहरों का विकास प्रायः शिल्प केंद्रों, व्यापारिक केंद्रों और राजधानियों के आसपास हुआ। प्रारंभ में कुछ गांव ऐसे थे जिनमें शिल्प कार्य अधिक विकसित अवस्था में था। धीरे धीरे ये कुशल शिल्पी एक स्थान पर एकत्र होने लगे और ये स्थान गांव एवं शहर के रूप में बदलते गए। इन कुशल शिल्पियों ने एक स्थान पर रहकर काम करना इसलिए पसंद किया क्योंकि इन्हें कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार की हुई चीज़ों को बेचने में अधिक सुविधा होती थी। विभिन्न व्यवसायों को पुत्र अपने पिता से सीखता और व्यवसाय करता था। विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वालों के अलग अलग वर्ग बन गए। धीरे धीरे इनका कार्य वंशानुगत हो गया और समाज में अधिक जटिलता एवं कठोरता व्याप्त हो गई। मगध साम्राज्य। इन छोटे छोटे राज्यों में एकता का अभाव था। एक राज्य दूसरे राज्य से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। बड़े राज्य छोटे राज्यों को हड़पते चले गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। वे अपना राज्य क्षेत्र तथा प्रभाव बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे दूसरे राज्यों से मित्रता करना, शादी से रिश्ते बनाना, संधि करना या फिर सीधे आक्रमण करना। इस प्रकार एक राज्य दूसरे राज्यों में मिलते चले गए। अंत में मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो गया। साम्राज्य। जब राजा अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार कर लेते हैं तो उनके राज्य को साम्राज्य कहा जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं
नंदवंश। इनका शासनकाल लगभग 220 वर्षों तक रहा। धननंद नंदवंश का अंतिम शासक था, जिसके शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी भी थे। यही कारण है कि मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिकंदर और पुरु में युद्ध की कहानी के साथ। थैंक यू।